नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के इस खास शो में जिसका नाम है मुद्दा गरम है। और मुद्दा गरम है कि आज की हम शुरुआत करेंगे सबसे बड़े और प्रमुख खबर के साथ, जिसमें अगर हम जमाते उलेमाए हिंद के अगर मौलाना अरशद मदनी की बात करें तो उनके तरफ से एक विवादित बयान दे दिया गया है। और बयान में यह कहा गया कि सांप्रदायिकता के खिलाफ कांग्रेस ने 77 सालों में जिस तरह से एक लचीलापन रवैया अपनाया, वो कहीं ना कहीं मुस्लिमों के लिए हाशिए पर लाने वाली तस्वीर रही। और यही वजह है कि आज देश की हालत खराब है, देश एक तरह से हाशिए पर है, मुस्लिम हाशिए पर है। और ये कहना कि संविधान का एक तरह से तिरस्कार जो है वो किया जा रहा है। अरशद मदनी के तरफ से ये कहा गया कि कांग्रेस ने आजादी के बाद धर्म के आधार पर नफरत की जो राजनीति हो रही थी उसको लेकर के कोई सख्त रुख नहीं अपनाया। और यही वजह है कि सांप्रदायिक शक्तियां बहुत मजबूत हुई और देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। महात्मा गांधी की हत्या का भी मुद्दा यहां पर उठाया गया, जिसमें यह कहा गया कि महात्मा गांधी की हत्या जिसने की और उसके बाद से जो सांप्रदायिकता का एक माहौल उठ रहा था, उसे अगर दबा दिया जाता, कुचल दिया जाता, तो संभवतः आज ये स्थिति नहीं बनती। और सीधे तौर पर आरोप अपने मुस्लिम भाइयों के लिए कांग्रेस के उस लचर रवैये को लेकर के लगाया गया है अरशद मदनी की तरफ से। इसी पर करेंगे आज हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मुस्लिमों की हालत के लिए जिम्मेदार कौन है, अब की सरकार या पिछली सरकार, जो अरशद मदनी कह रहे हैं यहाँ पर। और इसी के साथ जनता के बीच में भी हम मौजूद है, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत हो जाए। और मुद्दा गरम है शो की शुरुआत करते हैं। पैनलिस्ट से हम आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ आलोक वजी है, बीजेपी के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके, बहुत बहुत स्वागत है। राहुल तालान जी जुड़ चुके, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वहीं हमारे साथ हाजी नाजिम जी जुड़ चुके हैं, पीस पार्टी के प्रवक्ता है। हम जाए प्रवक्ताओं के पास में जानने और समझने की कोशिश करें, उससे पहले हम जनता के बीच में जाएंगे। और जनता से सबसे पहले सर आपसे कि आज जो मुस्लिमों की हालत है, जो बार बार आरोप लगाया जाता है कि शिक्षा नहीं है हमारे लिए बेहतर जो है संवैधानिक तौर पर चीजें नहीं रहती, हमारे मस्जिदों को जो है वो तोड़ा जा रहा है, तमाम आरोप लगते हैं और हर जगह एंगल जो है वो एक विशेष समुदाय का खींच लिया जाता है। अरशद मदनी ने भी यही आरोप लगाया। आपको क्या लगता है उनकी इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार? इसके लिए तो कांग्रेस जिम्मेदार है पूरी तरह से। कांग्रेस अपने जो हिंदुस्तान को एक तरह से जोड़ के रखने में असमर्थ रही है। उसने एक कम्युनिटी को हमेशा टारगेट किया है और दूसरी को उसने प्रोत्साहन दिया है। तो इसलिए इस मुद्दे पे तो कांग्रेस पूरी तरह जिम्मेदार है। इसमें कांग्रेस जिम्मेदार है, आप क्या कहेंगे? कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस जिम्मेदार है। आप लोगों को क्या लगता है कौन जिम्मेदार? कांग्रेस जिम्मेदार है। 77 सालों का जिक्र किया कि अगर 77 सालों में कुछ किया होता तो संभवतः आज स्थिति अच्छी होती। कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस जिम्मेदार है। आपको क्या लग रहा है कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है आज के वक्त में। अरशद मदनी का जो आरोप है वो कैसे देख रहे हैं आप? कांग्रेस को खींचा, उन्होंने कहा कि आपकी गलती। बिल्कुल कांग्रेस की गलती तो है ही कांग्रेस इसमें। की गलती रही, बिल्कुल गलती वो रही। 70 सालों का जो उनका राज रहा उसमें उन्होंने कुछ खास नहीं किया। कुछ खास नहीं किया जी। और ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है किसकी गलती की वजह से आज जिस तरीके से मैम बीजेपी ने देश को बढ़ाया है, हाँ। अगर कांग्रेस बढ़ाया रहता ना तो आज ये स्थिति कांग्रेस की नहीं रहती। अच्छा, जितनी स्थिति बुरा हाल है कांग्रेस का नहीं रहता। बिल्कुल। तो यही आरोप अरशद मदनी ने भी लगाया, अगर लचीलापन रवैया नहीं अपनाते तो शायद देश की सत्ता में आज कांग्रेस ही जो है वो काबिज रहती है। आप क्या मानते हैं? किसके? जो अरशद मदनी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लचीलेपन की वजह से, लचर रवैये की वजह से सांप्रदायिकता वाला जो तनाव आज के वक्त में देखने को मिल रहा है, ये उनकी गलती है। सांप्रदायिकता का तनाव तो हमेशा ही रहा है, अभी ज्यादा है इस टाइम, अभी ज्यादा है। अच्छा, तो इसमें तो करंट गवर्नमेंट जिम्मेदार होनी चाहिए। करंट गवर्नमेंट यानी कि बीजेपी की गवर्नमेंट जिम्मेदार। बिल्कुल मैम, बीजेपी है। बीजेपी की गवर्नमेंट बिल्कुल। जिम्मेदार। अभी तक मैम ये बताइए, हाँ। अभी तक हिंदू मुस्लिम नहीं होता था। हाँ। जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से हिंदू मुस्लिम हो रहा है, आपस में भाईचारा बिगाड़ा जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सब भाई एक है, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम क्यों होता है? नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये हिंदू मुस्लिम होता है कि नहीं होना चाहिए? ठीक है। इलेक्शन आता है तभी जो है हिंदू मुस्लिम हो जाता है। जो हम लोग क्या चुनाव आता है तब? चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम होता है ज्यादा। ठीक है, ठीक है। अरशद मदनी के बयान को लेकर सबसे पहले हाजी नाजिम जी आपके पास आते हुए आप बताइए हमें कि मुस्लिमों के
इस हाशिए पे जाएं, जो आप लोग कहते हैं कि इस देश में सुरक्षित नहीं है, इस देश में हमारे मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, हमारे मज़ारों को तोड़ा जा रहा है, हमारे लिए शिक्षा नहीं, अनाज की बात तो आप ही कई बार कर चुके हैं कि 80 करोड़ में हमें कितना अनाज मिलता है, तो क्या लग रहा है इसकी वजह आखिरकार कौन? किरण जी, ऐसा सगा कोई नहीं जिसने मुसलमानों को ठगा नहीं। भाई मुसलमानों को तो सबने ठगा, अलग अलग रूप में अलग अलग पार्टियों में आके मुसलमान को ठगा, और इतना ठगा कि मुसलमान को उसके जो तालीम से उससे भी दूर करने का मामला बना दिया गया। भाई एक देश के अंदर आज जिस तरीके का मामला बनाया गया है, देश के अंदर आर्टिकल 341 बैन कर दी गई। क्यों बैन कर दी गई? इसलिए जाति धर्म के आधार पर बैन कर दी गई। भाई अगर हिंदू समाज के अंदर कोई नाई है तो उसको आरक्षण है, मुस्लिम समाज के अंदर कोई नाई है तो भाई उसको आरक्षण नहीं, हिंदू समाज के अंदर अगर कोई धोबी है तो उसको आरक्षण है, मुस्लिम समाज के अंदर कोई धोबी है तो उसको आरक्षण नहीं। भाई देश के अंदर आखिर चल क्या रहा है? आर्टिकल 341 को कब बहाल करेंगे? भाई आर्टिकल 341 को बहाल कर दे, मुस्लिम समाज को जो देश की आर्थिक व्यवस्था उसको तालीम के साथ जोड़ने में, भाई अब तो केंद्र सरकार में भाजपा की सरकार है तो भाई उसको जोड़ देना चाहिए। तो अरशद मदनी के बयान को आप समर्थन देते हैं? हाँ देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अरशद मदनी साहब की तो बात आपने कर ली, लेकिन देश का विभाजन करने वाले जिन्ना की बात नहीं करी आपने। जिन्ना की बात होनी चाहिए, जो जिन्ना के पूर्वज हिंदू थे, हिंदुओं के मुसलमान बन के उन्होंने देश का टुकड़ा करा, लेकिन नाम मुसलमान का आता है कि मुसलमानों ने देश का टुकड़े कर दिया, बंटवारा कर दिया। तो जिन्ना नहीं तो अगले मुस्लिम देश की मांग की ना। जिन्ना के पूर्वज तो देख लीजिए कौन है। आज भी जिन्ना के भाई हिंदू समाज से नहीं, हिंदू समाज से, और जिन्ना की बेटी हर सुन तो लीजिए, वही तो कह रही हूँ, भारत में तो मैक्सिमम कन्वर्टेड है। सुन तो लीजिए किरण जी, अरे सुन लीजिए, नहीं बात पूरी होने दीजिए, भाई जिन्ना की बेटी दीना वाडिया जब भारत के अंदर रुकी, पारसी से शादी करी, भाई जब जिन्ना ने पाकिस्तान मान लिया तो उसकी बेटी भारत में क्यों रुकी? यही तो पॉलिसी कि मुस्लिम समाज को बदनाम करने की, मुसलमानों ने देश के टुकड़े करवा दिए। इस तरीके का माहौल देश के अंदर हमारे हिंदू भाइयों के दिलों में भर दिया गया, एक जहर भर दिया गया, और जबकि मुसलमान ने कभी ऐसा नहीं करा। आपको 1941 का एक आर्टिकल बता दूं, जहां पर हिंदू महासभा एक पेपर पे कॉलम पे लिखवा रहे थे कि आप सब हिंदू हो, उधर जिन्ना क्या कर रहा था? जिन्ना उस कॉलम में लिखवा रहा था कि आप मुसलमान हो। हिंदू को अलग करा जा रहा था, मुसलमान को अलग। अगर अगर वो गांधी जी की बात मान लेते तो हर कॉलम के अंदर भारतीय लिखा हुआ। नाज़िम जी, एक सवाल फिर मैं बाकी पैनलिस्टों के पास जाऊंगी। एक सवाल, अगर जिन्ना ने ये एक कॉन्स्पिरेसी रची मुस्लिमों को बदनाम करने, बाकी मुस्लिम्स कहते हैं कि हमें नहीं जाना है, हम भारत में ही रहेंगे, वो किसके मतलब किसके बेस पे? क्योंकि उनके पीछे तो जनता होगी ना, जिसके आधार पे उन्होंने मांग की होगी इस चीज की। हाँ सुन लीजिए, अभी आपने जो सवाल उठाया बड़ा अच्छा सवाल है। मेरे बुजुर्गों से अबुल कलाम साहब ने कहा, आपको जाने की जरूरत नहीं है इस देश से, ये देश आपका अपना है, इस मुल्क की मिट्टी में आपके बाप के कुर्बानियां खून शामिल है, ये अबुल कलाम साहब ने कहा। तो मेरे बुजुर्गों ने गांधी जी को चुना और जिन्ना में लात मार दिया और जिन्नों को भगा दिया कि तुम्हें पाकिस्तान गए। मैं तो उनका आ रही हूँ आपके पास राहुल जी। हाँ जिन्ना साहब गए तो 24 करोड़ को भी साथ ले गए, ये भूल रहे हैं आप। उसका भी तो जिक्र करिए ना। और उठा के थोड़ी ना ले गए। और वहाँ पे 22% हिंदू भी थे उस समय, आज वो 1% से भी 1-1.5% पे आ गए हैं। कौन सा वहाँ का अर्थक्वेक आया था, कौन सी भूकंप आई थी जो उसको लील गई हिंदुओं को? आप लोगों ने उनके साथ अत्याचार करके या तो उनको मुस्लिम बनाया या उनका कत्लेआम कर दिया। और रही बात, सही बोला है मदनी साहब ने कि कांग्रेस ने आप लोगों को सिर्फ बरगलाने का काम किया, टोपी पहन के बिरयानी खाए, लेकिन आपको आपके उत्थान की बात नहीं की। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या राशन आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? हिंदुओं से ज्यादा मुसलमान राशन ले रहे हैं। आज आप घर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? आज आप 5 लाख का इंश्योरेंस से अपना इलाज करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं? आज रसोई गैस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? तो हमने कोई फर्क नहीं किया, हमने सबका साथ सबका विकास किया। हाँ, हम आपको अपीजमेंट नहीं किया, आपको स्पेशल दर्जा देने का काम नहीं किया। और आप लोगों ने क्या किया? यासीन मलिक के साथ जो आतंकवादी था जम्मू कश्मीर का,
आपके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उसको अपने घर पे बुला के उसके साथ चाय पी रहे थे। और समाजवादी ने क्या किया? मुसलमान के उत्थान के नाम पर अतीक अहमद पैदा किया, मुख्तार अंसारी पैदा किया, आजम खान पैदा किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समय में अब कोई अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी नहीं पैदा हो सकता है। अरशद मदनी जी ने सांप्रदायिकता का भी तो आरोप लगा दिया ना बीजेपी इनडायरेक्ट वे में। मैं लूंगी, इसका भी जवाब लूंगी। यही सवाल आपसे है देखिए, कि अब बयान का मायने क्या समझे आप? देखिए, बयान के मायने ये समझने की जरूरत है। ठीक है, कांग्रेस जिम्मेदार हो सकती है लेकिन एक हद तक। लेकिन कांग्रेस ने तो स्कूल खोले थे, मुसलमानों को जाके पढ़ना था वहाँ। कांग्रेस ने तो कॉलेज खोले थे, पढ़ना था। सबसे पहला इस देश का शिक्षा मंत्री मुसलमान था, उसके बाद भी मुसलमान नहीं पढ़े। और सबसे बड़ी बात की स्कॉलरशिप लगातार अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाया, इस आयोग बनाया और साथ में स्कॉलरशिप दी। मुसलमान तब भी नहीं पढ़े। पढ़ना है मुसलमानों को, खुद पढ़ना है। जैसे हिंदू पढ़ते हैं वैसे ही मुसलमानों को पढ़ना है। लेकिन मुसलमान पढ़ क्या रहे? पत्थरबाजी करेंगे। यहाँ जब यहाँ वक्फ की जमीन बता के किसी पार्क में मस्जिद बना लेंगे, फिर वहाँ नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे। तो मुसलमान कर ये रहे, पढ़ नहीं रहे। पढ़ने की जिम्मेदारी खुद पे। अब लेंगे आप दीनी शिक्षा और चाहेंगे कि भाई गूगल को आप संभालें। गूगल ऐसे नहीं संभाला जाता है। हिंदुओं ने भी इसी देश से 5 बड़े बड़े जो कंपनियां वर्ल्ड की, जो $1 ट्रिलियन से ज्यादा की कंपनियां, उनको हिंदू संभाल रहे हैं। क्यों संभाल रहे हैं? क्योंकि वो पढ़े थे। उन्होंने पढ़ाई की और इसी देश के सिस्टम से पढ़ाई की है। ऐसा नहीं है कोई अलग सिस्टम से पढ़ाई की है उन्होंने। यहाँ से पढ़ के वो गूगल संभाल रहे हैं, वो अल्फाबेट पूरे अल्फाबेट को संभालते हैं और वो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां संभाल रहे हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट को संभाल रहे हैं, है ना। सवाल ये है कि भाई पढ़े क्यों नहीं? पढ़े इसलिए नहीं क्योंकि मौलाना मदनी ने नहीं पढ़ने दिया, तौकीर रजा ने नहीं पढ़ने दिया। आप चक्कर में आएंगे इन मौलानाओं के में, और पढ़ाई कहाँ से मिलेगी? आपको मिलेगी नहीं। पढ़ाई नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी जब मौलानाओं के इसमें आएंगे? आपने अरशद मदनी का तो समर्थन कर दिया है। हाँ, सुन लीजिए, अभी मेरे राहुल भाई कह रहे थे कि हम पढ़ लिखने में पीछे, झूठ बोलते हैं। अमेरिका को उसकी औकात दिखा दी थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने अटल बिहारी वाजपेयी के राज में। अरे सुन तो लीजिए भाई, मैं तो नहीं, इधर मेरी बात पूरी नहीं हुई, बात पूरी नहीं हुई है भाई, बात पूरी नहीं हुई है। देखिए, हम वीर अब्दुल हमीद साहब के रूप में हैं, हम उस्मान ब्रिगेडियर के रूप में। ये कौन से हिंदू मुसलमान की बात करते हैं भाई? मैं तो अखंड भारत की बात करता हूँ, अखंड भारत की बात करता हूँ। अखंड भारत लोगों के नाम लेके ये हजारों कट्टरवादी जो मौलाना इस देश में जो इस्लाम की शिक्षा दे रहे हैं कि हिंदुओं को मारो, काफिरों को मारो, उनकी जो शिक्षा दे रहे हैं उनको छुपा रहे हैं। झूठ बोलते हैं, ये फंडिंग करते हैं उन मौलानाओं को, हम करते हैं, ये फंडिंग करते हैं उन मौलानाओं को कि आप इस तरीके का बयान दें। ऐसे लोगों की भी जांच होनी चाहिए। अगर आप अखंड भारत की बात करते हो तो आने वाले समय में पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत के अंदर होगा, इसके लिए निश्चिंत हो जाओ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हाँ बिल्कुल भाई, देखिए, पीस पार्टी हमेशा अखंड भारत की बात करती है और आज आलोक भाई ने भी कही, और कुछ समय पहले मेरे सूबे के वजीर आला माननीय योगी जी ने भी, उन्होंने भी देखिए भारतवर्ष की बात की, भारतवर्ष की बात करी, जिसमें भारतवर्ष में पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी नाम लिया। तो भाई हम चाहते हैं कि आप अखंड भारत बनाइए भाई, अखंड भारत में हम आपके साथ हैं, लेकिन हवा हवाई बातें नहीं चलेंगी, हवा हवाई बातें नहीं चलेंगी आपके ना। ये हवा हवाई बातें हैं कि पाकिस्तान को भी ले लेंगे, बांग्लादेश। अरे आज सुनहरी मौका है, क्यों पीछे हट रहे हो? 140 करोड़ की आबादी आपके साथ खड़ी है। किरण जी, ये चाहते हैं कि 25 करोड़ पाकिस्तान के जिहादी और 17.5 करोड़ बांग्लादेश के जिहादी इस देश में आ जाए। नहीं चाहिए हमें जिहादी, है ना, बोझ हमें नहीं चाहिए। 25 करोड़, बिल्कुल बिल्कुल, 25 करोड़ इस देश के लमसम 25 करोड़ मुसलमान इस देश पे बोझ के तरीका से कितना टैक्स देते हैं? हिंदू के बराबर टैक्स देते हैं? 25 करोड़ है, नहीं देते हैं टैक्स। मैं 25 करोड़ है, रेशियो में टैक्स देते हैं, नहीं देते हैं। सारी योजनाओं में सारे देश पे भूल गए। देखिए, मैं बोल रहा हूँ, प्रेम जी को भूल गए। देखिए, मैं एक चीज कहता हूँ कि भाई आप इस देश में 25 करोड़ रेशियो से टैक्स दीजिए ना, आप सिर्फ बोझ हैं और सिर्फ क्योंकि आप धार्मिक शिक्षा लेते हैं, धार्मिक शिक्षा लेते हैं, इसीलिए बोझ बनते जा रहे हैं देश पे। अब पढ़िए ना, महिलाओं को पढ़ाइए ना, महिला पढ़ेंगी, जब तक नहीं पढ़ेंगी टैक्स कहाँ से देंगे? नौकरी करेंगे ना। लेकिन आपको पढ़ना क्या है? हिंदुओं पे पत्थर फेंकने हैं, मस्जिद के नाम पे जमीन कब्जा, वफ के नाम के जब जमीन कब्जानी है। ये जो जमीन कब्जाने का आपने प्रॉपर्टी डीलिंग शुरू कर दिया ना मुसलमानों ने, उससे बचने की जरूरत है। और साथ ही साथ बगैर पढ़े ना तो मुसलमान इस देश का भविष्य बन सकते हैं। 25 करोड़ आबादी बहुत बड़ी है, 25 करोड़ की आबादी बहुत होती है। बता दीजिए,
मैं पूछना चाहता हूँ वक्फ बोर्ड किसके अधीन आता है, कौन उसके नुमाइंदों की नियुक्ति करता है, ये बता दीजिए आप लोग। और ये ना आरक्षण चाहिए इनको, आरक्षण ये थे आर्टिकल 341 की बात कर रहे थे ना, ये जय भीम और जय मीम बोलने वाले ना तो जामिया में मुसलमान उनको दलित हिंदुओं को आरक्षण देते हैं और ना एएमयू में दलित हिंदुओं को आरक्षण है, और ये आरक्षण की बात कर रहे हैं। इस देश का संविधान देख लीजिए तो वहाँ पर 20% है सिर्फ गैर मुस्लिमों के लिए। जल्दी से मैं देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ नाजिम भाई को कि जो मदरसे में पढ़ते हैं, जो मदरसे में पढ़ते हैं उनको गजवाए हिंद पढ़ाते हैं। हिंदू काफिर है, एक हिंदू को मारोगे तो जन्नत मिलेगी, ये पढ़ाते हैं मदरसे में। और जो पढ़े लिखे हैं, ये लाल किला पर जितने पकड़े गए सब डॉक्टर थे, तो पढ़े लिखे भी आतंकवादी और न पढ़ा भी आतंकवादी। अगर इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना सीखो, भारत माता की जय कहना सीखो। देखिए, ये कह रहे हैं कि भारत में रहना है। भाई अल्लाह का शुक्र है भारत में ही रहूंगा, और भारत की इस पाक सरजमी पे दफन भी हो जाऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप मेरे भारत की सरजमी को हम लोगों से छीन नहीं सकते। और दूसरी बात, अभी आप बहुत कह रहे थे कि देखिए मुसलमान ये कर रहे हैं, मुसलमान वो कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, अरे सुन तो लीजिए, मैं तुम्हारे वही बात पे आ जाता हूं। भाई आप लोगों की नॉलेज में होना चाहिए, इन्हें पाकिस्तान से मोहब्बत है, इन्हें पाकिस्तान से मोहब्बत है, क्योंकि दहशतगर्द मुल्क जो पाकिस्तान, उसका गजवा हिंद का नारा है जो ये लेते हैं। भाई मैं तो अम्बेडकर हिंद से मोहब्बत करता हूं, अपने भारत के संविधान से मोहब्बत। जिन्हें गजवा हिंद की जरूरत है वो पाकिस्तान की बात करते हैं, जिन्हें अम्बेडकर हिंद की जरूरत है वो हाजी नाजिम खान अपने भारत की बात करता है। इसमें हाजी नाजिम खान और इन जैसे मुसलमानों से कहना चाहता हूं, इसी देश में रहिए, कोई आपको नहीं निकाल रहा है। एक तो पत्थरबाजी मत करिए और दूसरा बम बन के फटिए मत, बम बन के मत फटिए। ये क्या है कि लाल किले पे बम फोड़ेंगे, कभी यहाँ बम फोड़ेंगे, कभी वहां बम फोड़ेंगे, और बोल रहे हैं मैं देश से मोहब्बत करता हूँ। शर्म नहीं आती है इनको? सबसे ज्यादा टेररिज्म इन्होंने फैला रखा, झूठ बोलते हैं कि मैं इस देश से मोहब्बत करता हूँ। आप इस देश के हिंदुओं से नफरत करते हैं, इसीलिए बम फोड़े जाते हैं, और कभी भी आप कंडेम नहीं करते हैं बम फोड़ने वालों को। और मैं तो बोल रहा हूं कि अगर जो आपको इसी देश में रहना है, रहिए, प्यार से रहिए, मोहब्बत से रहिए, लेकिन बम बन के मत फटिए। हाँ देखिए, भाई देखिए, अब सुन लीजिए भाई आपका काम की बात है। हाँ सुन लीजिए भाई, चलती बंदूक के दहाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं। भाई हम तो निशाने पे ही हैं भाई। हम फिर से सुन लीजिए, चलती बंदूक के दहाने पे हैं भाई, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं। भाई हम लोगों को तो हमेशा निशाने पर रखते। भाई जितनी मोहब्बत, ये कह रहे कि भारत के मुसलमानों को हिंदू से नहीं है, हमारा अपना दिल चीर के देख लीजिए, हमारा दिल धड़केगा तो सिर्फ हिंदू भाइयों के लिए। पकड़े जाते हैं तो 9 मुसलमान ही क्यों होते हैं? 10 के 10। अगर 10 आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो 9 उसमें मुसलमान ही क्यों होते हैं? इसका जवाब दीजिए आप। हर जासूस पकड़ा जाता तो वही इन्हीं के समुदाय का क्यों निकलता है? भाई मैंने तो नहीं कहा। भाई जासूस भारत का जासूसी करने वाले, दहशत मुल्क को खबर देने वाले, मैं बोल रहा हूँ जब ये बम फोड़ने वाले सारे के सारे लोग मुसलमान निकल रहे हैं, पत्थरबाजी पुलिस पे करने वाले, लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त करने वाले मुसलमान, पुलिस की नहीं मानने वाले मुसलमान, इसके देश के लॉ ऑर्डर को ताक पे रखने वाले मुसलमान, इस देश में स्लीपर सेल चलाने वाले मुसलमान, इस देश के खिलाफ साजिश रचने वाले मुसलमान, इस देश के हिंदुओं को कन्हैया लाल का गर्दन सरकलम करने वाले मुसलमान, इस देश में वो फार्मासिस्ट महाराष्ट्र में मारने वाले मुसलमान, धर्म के नाम पे आपने दहशत फैला रखी है, और दहशतगर्दी की बात करने वाले इस देश में संविधान की बात करते हैं। हाँ बिल्कुल भाई। हाँ भाई, इधर इन्होंने कहा कन्हैया टेलर की जो गर्दन काटी गई भैया, उसका हमें बड़ा दुख है, दुख है। और सुन लीजिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, कन्हैया टेलर की फैमिली से मिलने वाला मुसलमान नाजिम खान है। ये कितने लोग हैं कि अखलाक के परिवार से मिले हो, तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग होगी उनके परिवार से मिले हो, अकबर के परिवार से मिले, जुनैद नासिर को जिंदा बोलेरो के अंदर जला दिया, ये मिले क्या उन पीड़ित परिवार से? लेकिन ये हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बात करते हैं। हाजी नाजिम खान को अपने हिंदू भाइयों से मोहब्बत है, इसलिए कन्हैया के परिवार। एक चीज हाजी नाजिम जी एक चीज बताइएगा, फिर कन्हैया लाल का जो मर्डर का जो कोर्ट केस चल रहा है, उसमें फिर अपने लिए मुस्लिम संगठन की तरफ से वकील क्यों खड़े कर दिए जाते हैं? बचाने की क्यों कोशिश है, जबकि सब चीजें जाहिर है, वीडियो खुद
खुद उन्होंने बनाया। हाँ देखिए, आपने कहा कि मुसलमान क्यों वकील कर देते हैं। भाई देखिए, देश संविधान से चलता, कानून से चलता, हर किसी भाई मैं तो कह रहा हूँ यहाँ तो आतंकियों को भी वकील मुहैया करा दिया जाता है देश के अंदर, जबकि भारत के अंदर आतंकियों की कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है आतंकियों की। सरकार कराए तो वो उनका अधिकार बनता है, ये हमारे संविधान में है, ये हमारे लॉ में है। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम संगठन की तरफ से क्यों बना दिया जाता है, क्यों वकील दिए जाते हैं उनको? हाँ देखिए, बिल्कुल नहीं, मैं हाँ सुन लीजिए, हाँ बिल्कुल, देखिए आपकी बात बिल्कुल जायज है भाई। जो भी अगर इंसानियत का कत्ल करता है उसको वकील बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो। और खुले चौराहे पे उसको फांसी दी जाए, एक नजीर पेश करी जाए कि इसने भारत के अंदर इंसानियत को शर्मसार करा। अब भाजपा के प्रवक्ता बता देंगे कब ऐसा कानून लेकर आ रहे ताकि हमारी इंसानियत जिंदा रहे। नहीं, हर चीज के लिए कानून, मुस्लिम संगठन का खुद का कुछ नहीं बनता है कि उनको वकील नहीं मुहैया करानी चाहिए। इससे हत्या की है, इसको फांसी की सजा होनी चाहिए, जो बात अभी आपने कुछ देर पहले कही। नहीं होना चाहिए। देखिए बिल्कुल, मैंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ हर कहा। चीज के लिए कानून की मांग क्यों करने लग जाते हैं? कल आपने गौरक्षक के लिए मांग कर ली, कानून मिल जाए। हाँ देखिए, निंदा के लिए कानून मिल जाए। भाई मैं तो संविधान प्रेमी हूँ, फिर इंसानियत कहाँ है? मैं तो संविधान से मोहब्बत करता हूँ, अपने भारत के कानून को मानता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हर भारत के नागरिक को कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए। अगर बता दीजिए किससे मोहब्बत करते हैं, संविधान और शरिया में, ये भी बता दीजिए। अब देखिए, बताइए ना भाई संविधान और शरिया में देखिए है क्या? मुसलमानों का बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी है, और साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, ये वो लोग हैं, ठीक है? ये बर्बाद करना चाह रहे हैं इस देश को, और ये बात कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ संविधान और शरिया में, बताइए कौन ऊपर है, बताइए ना, बताइए। मैं आऊंगी आप लोगों के पास, आऊंगी, इसका जवाब आप कुछ कह रहे थे। हाँ आइए आइए आइए, कुछ कह रही थी आप। बाबू जब मैं राशन की क्या बात हुई थी, हाँ। क्या बता, देखो हिंदू का नाम है किंतु हिंदू मुसलमान ज्यादा ऐसा पाते हैं। हम देख रहे हैं ना, ऐसा लेने जा रहे हैं, मुसलमान ज्यादा ऐसा पाते हैं, हिंदू ऐसा नहीं पा रहे हैं, ठीक है? और वो हिंदू का खाली नाम ले रहा है, किंतु गलती तो हम लोग ही करते हैं, हम तो नहीं कर। हम तो जब तक मोती आया मोती सही करा था, पहले चोरी डकाती ज्यादा हुआ था, ठीक है? अब चोरी डकाती एक भी नहीं हो रहा, जब तक जोगी आया मोती आया, एक भी चोरी डकाती नहीं होता है। बहन भातीजी का खूब इज्जत नटा था, अभी वो भी नहीं हो रहा था, थोड़ा कम हो गया। पहले बहुत हुआ था, पहले ज्यादा हुआ था, अब तो सही हो रहा था। मोती हिसाब है हमारा, सही मोती जोगी सही है, अब वोट देंगे हम उसी को ही देंगे। चलिए, तो पहले ही 27 से पहले ही मोहर लग गई। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, कुछ नहीं, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात कर रहे थे। चलिए, आप लोग में से कोई बताना चाहेगा? हाँ आ रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ। हाँ जो वहाँ, हाँ बोलिए बोलिए क्या बोलिए। नहीं, जो बार बार यहाँ पर बातें उठ रही हैं कि किस तरह से अरशद मदी जो ये कह रहे हैं कि जो भी मुस्लिमों के अगेंस्ट में चीजें चल रही हैं वो कांग्रेस की गलती 77 साल पहले सांप्रदायिकता को दबाने, और आज देश जो है हमारे उस मुहाने पर है जो एक तरह से हाशिए पे वो चला तो गया। कांग्रेस जो कर दिया उसी को हम लोग भुगत रहा हूँ। उसी को भुगत रहे हैं। जी 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 अच्छा। जी कांग्रेस का देन है, सारे हर कुछ आतंकवादी को पालना, मुसलमानों को आगे बढ़ाना, शरिया कानून बढ़ाना, हर कुछ कांग्रेस का देन है। हर चीज कांग्रेस का देन है। जी आप क्या कहेंगे? चीजें आप लोग युवा है, कुछ भी नहीं। हाँ बोलिए। देश में इस समय क्या धर्म की राजनीति करना जरूरी है, बेसिक मुद्दों की राजनीति करना जरूरी है? अच्छा, बेसिक मुद्दों की। हाँ, यहाँ पे बताइए, रोजगार नहीं, यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, इनमें से कितने लोगों के पास रोजगार है? रोजगारी कर रहे हो, नौकरी तो कर रोजगार आप कर रहे हैं? रोजगार कर आप रहे कर रहे हैं, हैं, लेकिन हम आप उस लायक रोजगार कर रहे हैं? नहीं हैं, जिस लायक कैपेबल है ना, जिस लायक कैपेबल है वो नहीं मिल रहा, रोजगार है नहीं है। आपकी कैपेबिलिटी के हाँ, हिसाब से नहीं मिल पा रहा। अच्छा, तो कहीं पर भी इंटरव्यू दिया तो क्या बताते हैं कि क्यों नहीं आप कैपेबल हो पाए? एक जगह जाते हैं, अभी होमगार्ड की वैकेंसी क्योंकि निकाली है प्राइवेट 30,000, में तो भाई वहाँ पे भतीजा 40 बात नहीं कर रहा लाख 40 लाख फॉर्म आएंगे, हाँ। 30,000 वैकेंसी अच्छा, कैसे आप फुलफिल हो? सरकारी नौकरी की बात कर सारी रहे हैं। नौकरी, कोई अच्छा, सरकारी देखिए, प्राइवेट आज के वक्त में सरकारी नौकरी ही नौकरी हो ये तो नहीं है ना, प्राइवेट भी तो लोग करते हैं ना। अब सरकार कहाँ से इतना नौकरी जनरेट कर लेगी? सरकार का क्या काम होता है? कितना नौकरी? सरकार का काम तो यही होता है ना कि जनता को सेटिस्फाइड करे, जनता को खुश करे। सरकार का काम क्या होता है? ये तो सरकार का काम है ना। पॉपुलेशन 1 अरब 36 करोड़ है। पॉपुलेशन इतना है, अब ये बताइए सरकारी नौकरी अब कहाँ से? तो ये तो सरकार को प्लान करना है ना। अब मेरे को प्राइम मिनिस्टर बताए, मैं बताऊंगा ना, मैं प्लानिंग दूंगा। सुनिए, हाँ, मैं प्लानिंग दूंगा। अमेरिका क्या है? क्या है? विश्व शक्ति है। वहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सी नौकरी है? नंबर 1 कंट्री, वर्ल्ड ऑर्डर में नंबर 1 कंट्री, और वहाँ पर कौन सी नौकरी करते हैं? वहाँ पे तो ये मुद्दे नहीं है, वहाँ पे तो ये मुद्दे नहीं है, ये मुद्दे नहीं है। वहाँ पे काला और सफेद का मुद्दा है, तो ये यहाँ ये मुद्दा नहीं है। हर मुद्दे हैं, हर जगह हर मुद्दे हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम है, अच्छा, वहाँ पे पर
कैपिटल आय पर व्यक्ति कितनी है अमेरिका में? तो वहाँ बताइए ना, आप बताइए ना। चलिए पॉपुलेशन कितना है वो आप बताइए। किस basis तो पे? पॉपुलेशन के आपको हिसाब से भारत चीजें को- देखिए भारत ना। को कभी भी- नौकरी सिर्फ सरकारी नहीं होती है, नौकरी सिर्फ सरकारी नहीं होती है, इसके अलावा नौकरियां प्राइवेट में भी अगर आप करते हैं तो बेहतर करते हैं। ठीक है, प्राइवेट में भी नौकरी करते हैं तो बेहतर करते हैं, ये होना चाहिए। हाँ। साहब बोल रहे थे कि मतलब अच्छा, आप आतंकवादी। आ गए? हाँ जी। पहले क्यों हिचकिचा रहे थे? अरे हिचका नहीं तो भाई की बात सुन रहा था। जो भाई बोल रहे अच्छा। थे कि मतलब कि आतंकवादी केंद्र में सरकार बीजेपी की है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की है, ठीक आपके लिए। है, ठीक है। तो मतलब ये है कि मतलब ये बढ़ावा बढ़ रहा है, ये बढ़ा तो क्या सरकार रही है, इसमें जिम्मेदार सरकार है। कहाँ से आतंकवादी आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। चलिए इसका जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। कहाँ से आतंकवादी आ रहे हैं? आतंकवादी कह तो देते हैं कि मुसलमान हैं, देखिए, लेकिन आतंकवादियों को रोकना तो सरकार का काम है आपका ना। कहना सही है। ये कांग्रेस के समय से पाले हुए लोग हैं। आज आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं 53 आतंकवादी संगठन हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं और इनको पकड़ पकड़ के हम जब भी मौका मिलता है हम इनके ऊपर कार्रवाई करते हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से इनका सफाया नहीं हो पाया है। इस बात को मैं कबूलता हूं, लेकिन इतना जान लीजिए कि जब तक नरेंद्र मोदी और आदित्य योगीनाथ रहेगा, इनको बिलों में से ढूंढ ढूंढ कर हम निकाल के ले आएंगे, लेकिन आने वाले वर्षों में इनका पूरी तरीके से खात्मा करके ही दम लेंगे। चलिए हसीना सिंह जी, आ रही आपके पास आ रही है। किरण जी देखिए, भाई राहुल भाई का एक सवाल है कि संविधान या सरिया। सुन लो मेरे भाइयों, देखिए इन्होंने कहा कि संविधान या सरिया। भाई देखिए, देश के जो चलता मेरे संविधान से चलता है, और संविधान का आर्टिकल 25 मेरे रिलीजियस को मुझे मानने की परमिशन देता है। भाई मैं तो अपने संविधान के अनुसार ही अपना धर्म मान रहा हूँ। तो फिर ये बता दीजिए इन्होंने सरिया या संविधान को कैसे इन्होंने आपस में मिक्स कर दिया। और एक और बात, भाई मेरी दो आंखें हैं, एक आंख से मैं अपने भारत का संविधान और दूसरी आंख से अपने मजहब इस्लाम। भाई मेरी तो दोनों आंखें, एक आंख को मैं कैसे खराब बता दूं। और रही बात ये, अभी इन्होंने एक बात कही थी कि भारत के अंदर 53 आतंकवादी संगठन यूसीसी लागू कर देंगे ना, मतलब ओके है ना? यूसीसी के लिए कोई आंदोलन प्रदर्शन संगठन कहे तो इन्होंने कहे किस समय मालूम, अगर आप नहीं, यहाँ की भावी जनता के सामने अगर आप इतने बड़े देशभक्त हैं तो एक बार बोलिए वंदे मातरम। चलिए वंदे मातरम का एक चीज ये बताइए। नहीं, एक मिनट, एक सवाल और है। यूसीसी फिर आप लागू होने देंगे ना? हर जगह होने देंगे ना? इसमें तो इनकार नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं होगा। एनआरसी हाँ देखिए, इन्होंने एक बात कही कि भारत के अंदर रहना है तो आपको राष्ट्रगीत बोलना पड़ेगा, है ना? और तो हाँ, जो राष्ट्रगीत की बात है वो राष्ट्रगीत है मेरे लिए। और दूसरी बात ये, भाई मैं यहाँ पे भारत जिंदाबाद के नारे लगाना चाहूंगा। मैं भारत जिंदाबाद के नारे लगाना चाहूंगा। अब आपको मैं देखना चाहता हूँ कि आप भारत के साथ खड़े हैं नहीं। भारत जिंदाबाद बोलिए, भारत। नहीं, दिखाइए, नहीं, सुनिए भाई घुमाइए, भारत भारत भारत। भाई इसका मतलब सुन लीजिए, भाई देश भारत माता की जय बोलिए, सामने खड़ा, वंदे मातरम बोलिए, देश से प्रेम करने वाला आपके सामने खड़ा। भारत मैंने माता कहा की जय भारत बोलिए। जिंदाबाद की बात करी, किसी ने भारत जिंदाबाद की बात नहीं करी। ये कौन से देश को आप कहाँ लेके जा रहे हैं? भाई भारत कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। लेकिन जो भारत माता की बात करते, पांचों वक्त इस भारत की पाक सरजमी को सजदा करता हूँ। और उसी सजदे का मतलब ही तो ये होता जो ये कहलवाना चाहते। इनको भारत का मतलब पता नहीं है, लेकिन मैंने कहा भारत जिंदाबाद बोलो। आप लोगों ने नहीं बोला तो बड़ा दुख हुआ कि आज भारतीय आप लोगों ने भारत जिंदाबाद की बात नहीं करी ना। भाई आज मुझे बड़ा दुख हुआ कि यहाँ मैक्सिमम ना मुझे लग रहा है कि हिंदू हैं। सुनिए, यहाँ मैक्सिमम हिंदू हैं, है ना? उनसे पूछिए क्या वो मनुस्मृति को मानते हैं, इस देश के संविधान को। वो ये नहीं बोलेंगे कि मेरे लिए दोनों बराबर हैं, उनके लिए संविधान सबसे ऊपर है। तो देखिए, यहाँ इनके दिल में खोट है कि ये संविधान के बराबर शरिया को रखते हैं। ये इस देश में संविधान आ रही हो आपके पास आ रही हो। अच्छा आप बताइए, मनुस्मृति को ज्यादा मानती है या संविधान को?
मनुस्मृति को ज्यादा मानते हैं या संविधान को? मैं तो संविधान को ही ज्यादा संविधान को मानती मानते हूँ। हैं, मनुस्मृति को कितना मानते हैं? पढ़ा भी? हाँ, बट मैं इतना मानती हूँ कि इस देश में हर नागरिक को संविधान के अनुसार ही चलना चाहिए, क्योंकि हम रहते भारत में ही है, रहते तो हम भारत में ही है, हम कहीं अदर मुल्क में या किसी और देश में तो रह नहीं रहे। तो अगर जिस देश में हम रह रहे हैं उसका ही संविधान हमें फॉलो करना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल सही। और आप कुछ कहना चाह रही थी? ये तो मेरा नहीं सवाल बस था। मेरा यही है। जी हाजिर नाज़रीन जी, आपने जो ये कहा कि एक दिल में जो है हम आप संविधान लेके चलते तो दूसरी तरफ हम शरिया लेके चलते, लेकिन वही राहुल जी ने सवाल किया कि मनुस्मृति, हिंदू जितने भी हैं वो ये नहीं कहेंगे कि हम मनुस्मृति को मानते हैं। हाँ देखिए भाई, सुन लीजिए, बड़ा अच्छी बात कह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ। भारत के 4 शंकराचार्यों में से एक शंकराचार्य ने कहा कि संविधान से बड़ी मनुस्मृति है। अरे यहाँ जनता से भाई पूछिए ना। नहीं, मैं तो कहना चाहता हूँ भाई शंकराचार्य ने कहा कि संविधान से बड़ी मनुस्मृति है, लेकिन हाजी नाजिम खान कहता है कि मेरे देश के लिए मेरा संविधान सर्वोपरि है, मेरे लिए संविधान सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है। देश के कितने मौलानाओं ने कहा है कि भारत तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इस्लाम एग्जिस्ट करता है ना? कितने सारे मौलाना हैं जो चाहते हैं कि भारत ना रहे, मुस्लिम ब्रदरहुड चले या मुस्लिम उम्मा चले। वो खुल के बोलते हैं कि रिलीजन और भारत की जब बात आएगी तो वो हमेशा रिलीजन चुनेंगे पहले। तो उनकी बात भी कर लीजिए, शंकराचार्य की बात पे चलेगा। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ कितने सारे हिंदू हैं, प्रत्येक किम प्रमाणम ये सब बोलेंगे कि संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है। आपने संविधान और शरिया को बराबर रखा है, आपको शर्म आनी चाहिए। नहीं, सुन लीजिए, इसका मतलब ये मेरे शंकराचार्य को अपमानित करने की बात कर रहे हैं। हाजी नाजिम खान बर्दाश्त नहीं करेगा। हाजी नाजिम खान बर्दाश्त नहीं करेगा। शंकराचार्य को अपमानित करने की बात करी जा रही है। भाई ये है भारत के मुस्लिम जो हिंदू भाइयों के शंकराचार्य का भी अपमान नहीं कर रहा, ये बेवकूफों जैसी बात करते हैं। ठीक है, यहाँ हिंदुइज्म में हर एक हिंदू अपने तरीके से इंडिपेंडेंटली सोचता है, हर एक हिंदू अपने तरीके से। ठीक है, लेकिन यूसीसी पे भी बोलिए ना, यूसीसी पे बोलिए। देखिए, बहुत देर से हाजिम नाजिम खान जी गोल गोल घुमा रहे हैं, बहुत देर से गोल गोल घुमा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, औरंगजेब की मजार पर कौन गया था चादर चढ़ाने? जिन्ना की कब्र पे कौन गया था? और औरंगजेब के जिन्ना की कब्र पे कौन गया था? हेलो, और औरंगजेब के एक मिनट औरंगजेब की तो आपने बात करी है, लेकिन आपने जिन्ना की कब्र पे जो मजार पे कब्र चादर चढ़ाने गए, और अहमदाबाद में औरंगजेब का फोटो लगाकर बाप तो बाप ही है किसने नारा लगाया था ये जान लीजिए। अब इस देश का बाप औरंगजेब नहीं हो सकता है, इस देश का बाप गांधी हो सकता है, नरेंद्र मोदी हो सकता है, लेकिन औरंगजेब नहीं हो सकता। चले इन्हें औरंगजेब के नाम से दिक्कत होगी, औरंगजेब के नाम से बिल्कुल दिक्कत है। अरे एक कट्टरवादी जिसने इतने सारे हिंदुओं का कत्लेआम कराया, उससे दिक्कत नहीं होगी। आपके लिए वो आलमगीर हो सकता है, हमारे लिए वो कट्टर था जिसने हिंदुओं का कत्लेआम कराया। अगर जो आपके लिए देवता है तो आप मानते रहिए, हमारे जूते की नोक पे औरंगजेब। अब आप सुन लीजिए बात। नहीं, 1.5 क्विंटल जनेऊ कौन तोलता था? 1.5 क्विंटल जनेऊ कौन तोलता था? जाजिया कर किसने लगाया? हिंदुओं के साथ अत्याचार किसने किया? आज आप उस औरंगजेब को अपना बाप मानते हो? आप उस औरंगजेब में रहमतुल्लाह आलमीन बोल रहे हैं उसको, है ना? जो अरे दिक्कत है, यही दिक्कत है कि आप ऐसे लोगों को जो आताताई थे, जिन्होंने हिंदुओं की औरतों के रेप करवाए, जिन्होंने हिंदुओं के कत्लेआम किए, अरे इतिहास पूरा भरा पड़ा है, वो आपके लिए आलमीन हो जाएगा। मार दीजिए, बेकार की बातें नहीं, ये आलमीन वालमीन नहीं चलेगा, रहमतुल्लाह नहीं था, राक्षस। कश्मीर के अंदर मेरा औरंगजेब नाम का भाई शहीद हो गया देश के लिए। मैंने कहा कि औरंगजेब के नाम से दिक्कत है, इन्होंने कहा दिक्कत है, तो ये बता दीजिए आर्मी में औरंगजेब, सुन लीजिए, और मैंने औरंगजेब का नाम लिया था पहले, औरंगजेब का नाम पहले मैंने लिया था, ये बाद में बात कौन था रहमतुल्लाह आलमीन? कौन था? बेशर्म आदमी है तो नहीं, गलत बात मत कहिए आप, गलत बात मत कीजिए, बर्दाश्त नहीं करूंगा ना, गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा भाई। मैंने ये कहा औरंगजेब कौन था, इन्होंने कहा कि नफरत है। भाई आर्मी में जो हमारे कश्मीर के अंदर औरंगजेब का नाम था उनका, वो देश के लिए शहीद हो गए, देश के लिए शहीद हो गए। ये उस औरंगजेब की बात कर रहे थे जो शाहजहां का बेटा था, और वही रहमतुल्लाह आलमीन, इनकी सोच में गंदगी भरी पड़ी है। और देखिए इस देश के जिसने हिंदुओं का कत्लेआम किया, इनके लिए रहमतुल्लाह आलमीन है। मेरा सवाल जब था जब इन्होंने कहा कि 1.5 क्विंटल जनेऊ, इन्होंने 1.5 क्विंटल की बात करी, तो मैंने इनसे पूछा तभी कि एक जनेऊ में कितना वजन था, और जबकि उस वक्त के अंदर 15 करोड़ की आबादी थी। तो भाई आप कैलकुलेशन कर लीजिए फटाफट अपने अपने मोबाइलों पे,
कर लीजिए कैलकुलेशन, बता दीजिए भारत के भाजपा के प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं, बता दीजिए। आपके हिसाब से औरंगजेब महान आदमी था, देवता था, अल्लाह था, क्या था औरंगजेब? औरंगजेब क्या था? जिसने अपने भाइयों का कत्ल किया। ठीक है, मैं पब्लिक के बीच में, 1 मिनट, पब्लिक के बीच में आप कुछ कह रहे थे। मैं ये पूछ रहा हूँ हाजिद अली खान से, बांग्लादेश का हिंदू के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में मेरे विपक्ष क्यों नहीं बोलता है? अगर कल हमारे फौजी भाई यहाँ जाके हाँ तो उस टाइम राहुल गांधी बोलता है कि मुझे सबूत दो, हाजिद अली हसीना सिंह जी इसका जवाब दे दीजिए कि फिलिस्तीन और बांग्लादेश के अगेंस्ट में तो आप लोग कुछ बोलते ही नहीं है। हाँ सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए भाई। देखिए, मैं अपने भारत के स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का बड़ा सम्मान करता हूँ। उन्होंने खुद कहा कि ये इजराइल ने जबरदस्ती जमीन कब्जा रखी है। उन्होंने समर्थन करा था कि ये जो फिलिस्तीन की जमीन है, ये फिलिस्तीन की जमीन पे इजराइल ने कब्जा करा। भाई मैं तो अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात का समर्थन करता हूँ, मैं समर्थन करता हूँ उनकी बात का। लेकिन अगर जो लोग अगर इस बात को कहते हैं कि भाई अगर इस तरीके की बात करेंगे तो आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात अगर है भारत जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान जिंदाबाद होता है। अच्छा हाजिर नाजिम जी, पाकिस्तान मुर्दाबाद, बांग्लादेश मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत माता की जय। चलिए, हाजिर नाजिम जी को जाना था दूसरे डिबेट में भी, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया हम यहाँ पर अदा करेंगे कि वो हमारे साथ जुड़े। लेकिन सबके बीच में राहुल दलान जी ये बताइए, क्योंकि मुख्तार अब्बास नकवी ने इस पूरे मामले को लेकर, तो चलिए मुख्तार अब्बास नकवी की तरफ से ये कहा गया कि जो अरशद मदनी है वो तमाम आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं, कांग्रेस पे लगा रहे हैं, लेकिन सांप्रदायिकता की तो एक तरह से गुरु वही है। अच्छा, ये मौलाना अरशद मदनी कहाँ के वो अध्यक्ष, इनका देवबंद यही चलाते हैं ना, यही मदनी परिवार चलाता है ना। जमीयत उलमा हिंद के ये अध्यक्ष हैं, है ना, इनके बेटे एक भतीजे भी हैं। ये देवबंद पूरी विचारधारा वहां से चलती है, पूरी की पूरी विचारधारा जिसमें कट्टरता है, ये देवबंद की है। ये तालिबान जो है ना, जहां हिंदुओं को मारा गया अफगानिस्तान में, वो किसके फॉलोअर हैं? देवबंद की विचारधारा के फॉलोअर हैं। जितने भी तालिबान हैं, जहां भी तालिबान है, तालिबान मतलब छात्र, वो छात्र जो है वो देवबंद के, वो देवबंद की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। और जो देवबंद कट्टरता का इतना बड़ा सेंटर है, और जो मुसलमानों में कट्टरता है ना, वो बरेलवी और देवबंदियों की वजह से। ये देवबंदियों ने सबसे ज्यादा कट्टरता फैलाई है कि हिंदू काफिर है, उनका कत्ल जायज है। ये सारी इन देवबंदियों ने फैलाई हुई कट्टरता है। और वो जो हिंदुओं को मारना वाजिबुल कत्ल है, मतलब वो कत्ल के लायक हैं, जो काफिर है उसको कत्ल कर देना चाहिए। ये सब देवबंदियों की वो है। वो उस पे मुख्तार अब्बास नकवी ने ये कहा कि आप सांप्रदायिकता के गुरु, लेकिन आप धर्मनिरपेक्षता के गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो कभी बनी नहीं सकते ना, आइडियोलॉजी वैसी है। वो तो कहने की बात है कि वो धर्मनिरपेक्षता का चोला जैसे ये ओढ़ रहे थे ना, कि जैसे ये कि मैं संविधान को मानता हूं लेकिन शरिया के बराबर रखता हूं, तो ये वैसे ही सब के सब लोग कि ये इनके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाले सारे के सारे। इनमें कट्टरता, देखिए जब तक कट्टरता नहीं जाएगी मुसलमानों से, मुसलमानों को कोई भला नहीं कर सकता है। सीरिया से लेके अफगानिस्तान और यहाँ से इनकी स्थिति क्यों खराब है? सिर्फ और सिर्फ कट्टरता की वजह से। अच्छा, इसी के साथ ही जी क्या कह रहे हैं? सीरिया और जहाँ भी जगह है जहाँ अमेरिका हमला कर रहा है और बॉम्ब हो रहे हैं, ईरान हो रहे हैं, ये तेल की वजह से। वेनेजुएला में कौन सी कट्टरता आ गई है? वेनेजुएला को बैन कर दिया। तो वेनेजुएला थोड़ी बाद में किया है। मैं बोल रहा हूँ अफगानिस्तान में पहले कट्टरता थी ना। अमेरिका तो बाद में आया ना, वर्ल्ड ट्रेड टावर टूटे तब उसके बाद अमेरिका अफगानिस्तान में आया। उससे पहले बामियान की बुद्ध की प्रतिमा किसने तोड़ी? उन्हीं तालिबानों ने तोड़ी ना। वो बुद्ध की प्रतिमा जो वहाँ बामियान में बनी हुई थी, उनको तोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ गई, है ना? वो प्रतिमा किसी का कुछ बिगाड़ रही थी क्या? पहाड़ों पे बनी हुई इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमा किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रही थी। लेकिन हमें मूर्ति भंजक बनना है, ये तालिबान की सोच थी। रूस को तालिबान से निकाला अमेरिका ने, तालिबान को खड़ा किया अमेरिका ने। इराक पे हमला किया कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, अमेरिका ने किया, कुछ नहीं मिला सब कुछ। और यूके के प्राइम मिनिस्टर बोल भी रहे थे कि वो गलत हुआ है, बट मेन मीडिया नहीं दिखाती उस चीज को। सारी चीजें दिखती हैं, नहीं दिखाते। देखते हैं हम मैम, नहीं दिखाते। ये पॉलिटिकल नेटिव अमेरिका की सॉफ्ट पावर इतनी है, उन्होंने वेनेजुएला पे जो हमला किया उसको सही ठहरा दिया। पब्लिक सपोर्ट में उसके। किसके सपोर्ट में? वेनेजुएला मतलब अमेरिका के सपोर्ट में? नहीं, कितना गृह युद्ध हुआ वहाँ पर, अभी हंगामा हो रहा है, प्रदर्शन चल रहे हैं। अरे मैम नहीं हो रहा, अमेरिका में प्रदर्शन चल रहे हैं, ईरान में चल रहे हैं प्रदर्शन जो अमेरिका ने करा है। अमेरिका में प्रदर्शन चल रहे हैं। आप गूगल निकालिए। इंटेंसिटी होती है मैम, इंटेंसिटी होती है एक प्रदर्शन की।
4 लोग और 4000 लोग में फर्क होता है मैम। देखिए 4 लोग करे प्रदर्शन या 4000 लोग करे प्रदर्शन होता है, ठीक है। नाराजगी होती है ट्रंप के खिलाफ। अभी बहुत कुछ चीजें जो है उनके अगेंस्ट में, उनके ही देश में चीजें चल रही है और भारत देखिए जवाब तक नहीं दे रहा है। अगर ट्रंप चाह भी रहे तो भी भारत की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से जवाब तक नहीं दिया जा रहा है। वेनेजुएला के सपोर्ट में है, हाँ डायरेक्ट, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली किसी भी युद्ध में नहीं जाना चाहते। मैं सम्मान करता हूँ उस चीज का कि भारत इतना सहरा बर्दाश्त कर रहा है ताकि ट्रेड डील हो सके, और ये बात साबित है। अरे और देखिए कई बार होता है कि दबी जुबान से भी आप आंसर देते हैं। हाँ, और ये बात साबित है अमेरिका से आप टक्कर नहीं ले सकते, वो कंट्रीज को बर्बाद कर देता है। तो समझदारी, जो राजनीति की समझदारी है वो यही है कि जवाब ना दिया जाए, ताकि हाँ ये है। तो मैं सम्मान करता हूँ उस चीज का कि प्रधान मिनिस्टर मोदी जी जवाब नहीं दे रहे हैं अपनी ईगो में आके, जैसा ट्रंप कर रहे हैं। वो सम्माननीय बात है। वेनेजुएला का तो हर कोई ये कर रहा है कि वहाँ गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए। रशिया कर रहा है, चाइना है, वो अगेंस्ट कंट्री है, तो कर तो रहे हैं ना। अगेंस्ट वाले करेंगे मैम, अगेंस्ट वाले करेंगे। हाँ, नाटो को, यूरोपियन यूनियन को करना चाहिए। नाटो में दबदबा है अमेरिका का, यूरोपियन यूनियन को करना चाहिए। तो यूएन नहीं में कर किसका रहे। दबदबा है? यूएन में किसका दबदबा? अमेरिका का। कौन कहेगा? तभी तो पीएम ने कहा कि यूएन में बदलाव की जरूरत है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद। देखिए किरण जी, दोस्त का नाम मैं नहीं जानता हूँ जी, नाम बताइएगा। फैजुल हसन। फैजुल हसन। फैजुल हसन जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, यथार्थ कह रहे हैं। लेकिन एक संस्कृत में कहावत है, समर्थ के नहीं दोष गोसाई। जो आदमी मजबूत होता है, समर्थ होता है, उसके सामने सब कुछ जायज हो जाता है, और यही अमेरिका के साथ हो रहा है। कहाँ 34.6 ट्रिलियन की इकोनॉमी और कहाँ हम 4। इसलिए हमें बहुत सी कारणों से अपने को रोकना पड़ता है। आज अमेरिका जिस तरीके से कर रहा है, लेकिन एक बात और सिद्ध हो चुका है कि अब मुस्लिम समुदाय औरतों पर जो दमन करता था, वो दमन बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। ईरान इसका मौजूदा एग्जाम्पल है, जहां औरतों ने बाल काट के फेंक दिए, बुर्का निकाल के फेंक दिया, हिजाब निकाल के फेंक दिया। उन्हें आजादी चाहिए, और आजादी के साथ सर आपसे हम समर्थन करते हैं, पूरी तरह से मोदी जी को समर्थन करते हैं। पर सर अमेरिका खुले में कह रहा है कि उसने, पाकिस्तान ने हमारे अभी युद्ध में 8 जेट गिराए, उस बारे में मोदी जी ने अभी तक खुल कर कुछ क्यों नहीं कहा है? ये जनता के देखिए बहुत सी चीजें होती हैं। पाकिस्तान के साथ सिर्फ हमें युद्ध चाहिए, पाकिस्तान के साथ हमें सिर्फ युद्ध चाहिए। भारत माता की जय, लेकिन पाकिस्तान की हम देखिए बर्दाश्त करेंगे। दोस्त, आपने बहुत अच्छी बात कही। पाकिस्तान को हमें कैप्चर करने के लिए 48 घंटे बहुत हैं। एक मिनट, मुझे अब आपने बोला ना, मुझे बोल लेने दीजिए। और बांग्लादेश में 24 घंटा बहुत है। लेकिन विश्व की सारी शक्तियां चाहती हैं, आज हिंदुस्तान फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। सारे विश्व के, नहीं सुनिए, सारे विश्व के बड़े बड़े लोग चाहते हैं कि इसको किसी तरीके से लड़ाई में उलझा दें, और लड़ाई में उलझ जाएगा तो इसका आगे बढ़ना रुक जाएगा। मोदी जी इतने बेवकूफ नहीं थे कि 2 दिन लड़ाई करके उनके ठिकानों को ध्वस्त करके शांत हो गए। डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है सीज फायर अनाउंस करने वाला? वो भारत पाकिस्तान के बीच में क्यों आया? वो सुबह कुछ बोलता है और शाम को जब मार लेता है तो कुछ और बोलता है। उसकी बात का कोई वैल्यू नहीं है। आज डोनाल्ड ट्रंप अपनी विश्वसनीयता। क्या नाम है आपका? विकास पांडे। विकास जी, एक चीज मुझे बताइए, घर में आपके पापा, आपके ग्रैंडफादर जो बोलेंगे उसकी बात को मानेंगे, या पड़ोसी से कोई और बोलेगा तो उसकी बात? ऑब्वियस सी बात है, फादर की बात मानेंगे। अगर पड़ोसी जो है वो 10 बार बोल देगा तो भी उसकी बात नहीं मानेंगे। तो फिर क्यों मान रहे हैं अमेरिका की बात? अमेरिका में हर दिन आए दिन कितनी भी बार बोल दे, आपका नेबर बार बार बोल दे, आप मान लेंगे? नहीं मानेंगे। लेकिन देश घर है आपका, देश घर है। आप सुनिए, वो तो अभी भी बोलता है नरेंद्र मोदी माय बेस्ट फ्रेंड। अब 500% लगाने की बात कर रहा है। सर पाकिस्तान के साथ फिर क्यों कर रहा है? उसके कथनी और करनी में कितना अंतर है, खुद देख लीजिए। हम पर 50% टैक्स लगा दिया, अभी भी कहता है मोदी माय बेस्ट फ्रेंड। उसकी भारत हमेशा जिंदाबाद था, भारत हमेशा जिंदाबाद रहेगा, भारत माता की जय। लेकिन सर पाकिस्तान की हमें पाकिस्तान से बस युद्ध चाहिए। चाहिए ना सर, आपको युद्ध चाहिए। 8 देशों से हमें लड़ना पड़ेगा ना। ध्वस्त कर दिया उनके सारे ठिकानों को। 8 देशों 10 देशों से लड़ना पड़ेगा हमें, एक देश से नहीं लड़ना पड़ेगा। हमें पाकिस्तान से लड़ने के लिए 8 से 10 देश से लड़ना पड़ेगा। आपको पता है, एक पाकिस्तान नहीं है, टर्की भी है। 8 से 10 देश से लड़ना पड़ेगा, बांग्लादेश है। लेकिन हम पावर
ये मोदी जी को हम लोग ने वोट दिया है, मोदी जी बैठे हैं। आंधी से पहले, तूफान से पहले शांत रहते हैं हम। तूफान आता है ना तो उससे पहले शांत रहते हैं। ये तूफान से पहले की शांत रहते हैं तो वो नरेंद्र मोदी जी है। हाँ, एक मिनट सुनो सुनो सुनो, पाकिस्तान से लड़ने की जरूरत नहीं है, न बांग्लादेश से लड़ने। विकास जी सुनो, हेलो विकास जी सुन लो, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से लड़ने की जरूरत नहीं है। उसने जन्म लिया है और जिसने जन्म लिया है ना वो अपने आप मिट जाता है, वो अपने आप आएगा। पाकिस्तान वही तो कह रहे हैं, जो बाप है बाप ही रहेगा, भारत का था भारत का ही रहेगा। पाकिस्तान से लड़ने का मतलब ऐसा है कीचड़ में ईंट मारना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जवाब देना जरूरी हो जाता है और ऑपरेशन सिंदूर वही जवाब था भारत की तरफ से। लेकिन आप देख सकते हैं जनता के बीच में एक आक्रोश है डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों कहा, आक्रोश है यहाँ पर कि पाकिस्तान को आखिरकार हम सबक पूरी तरीके से कब सिखाएंगे। और वही देखिए कि अरशद मदनी के बयान का हर किसी ने जो है किनारा कर लिया है कि उनकी बात से हम यहाँ पर सहमत नहीं है। मुद्दा गर्म है, आज के लिए बस इतना।